लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कार्यक्रम किसान की बात में। मैं हूँ नीलम और मेरे साथ हैं अमित तेवतिया। जी अमित, वर्षा ऋतु आती है, नव जीवन लाती है। पेड़ पौधे लेते हैं खुलकर सांस और सौंधी सी खुशबू हवा में घुल मिल जाती है। क्या बात। मिट्टी में दबे अंकुर प्रस्फुटित हो जाते हैं, बीज से पौधा और पौधे से पेड़ बन जाते हैं। यही है कमाल वर्षा का, जो हमारी आस है, हमारा विश्वास है। इसीलिए बारिश के आने से पहले ही हम उस माहौल में आ जाते हैं, उस उम्मीद में आ जाते हैं कि बारिश के आने से पहले जितने काम हमें खेती बाड़ी के ज्यादा से ज्यादा करने हैं, उन सब की तैयारी में हम लग जाएं। बिल्कुल नीलम, आपने सही कहा, क्योंकि ये समय होता है कि जिस समय हमारे सभी किसान भाई बहन निरंतर प्रगति की मार्ग पे अग्रसर होकर के खरपतवार नियंत्रण हो, कीट नियंत्रण हो, नए आयाम हमें कृषि में घड़ने हो, तो क्यों ना वो जल्द से जल्द हो, ताकि वर्षा का भरपूर जो एक सदुपयोग हम अपनी कृषि में करना चाहते हैं वो हो सके। बिल्कुल सही बात है। और ये जो समय आने वाला है ये सबके लिए है जी। वो जो किसानी कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो किसानी नहीं कर रहे हैं अभी और खेती बाड़ी में आना चाहते हैं, इसमें अपना रोजगार तलाश रहे हैं, इसमें अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो उनका भी स्वागत है, क्योंकि उनके लिए भी बड़े सारे अवसर लेकर आ रही है ये मॉनसून। और आज का जो हमारा विषय है वो इसी से संबंधित है कि हम नए बागों की कैसे स्थापना करें, कैसे उन्हें लगाने के लिए हमें क्या क्या काम करने होंगे। बिल्कुल नीलम, और वही नए बाग लगाने के लिए आवश्यक कदम हम उठाएं, उसके लिए जरूरी है कि वैज्ञानिक, डॉक्टर्स और जो हमारे जितने भी विशेषज्ञ हैं उनकी राय यदि हमारे किसान भाइयों तक पहुंचे, देश के युवाओं तक पहुंचे, वैज्ञानिक तौर तरीके से हम कृषि करें, तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा उठाया गया जो कदम है वो जल्दी प्रगतिशील सफलता की ओर पहुंचेगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छी शुरुआत होती है तो सफलता निश्चित हो जाती है। और जरूरी है जो भी नए बाग जिन्होंने लगाए हुए हैं, पिछले 1-2 सालों में लगाए हैं, या जिनके बाग पहले हैं उसमें वो कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ समस्या उसका निदान चाहते हैं, या जो नए बाग अभी इस बार लगाना चाहते हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं। और जो हमारे साथ डॉक्टर साहब आए हुए हैं, डॉक्टर R.M. शर्मा, आप हैं प्रधान वैज्ञानिक, फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। आप उनसे सीधा जुड़कर आप अपनी समस्या पूछ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपना प्रश्न कर सकते हैं। जी हाँ, और साथ ही आपको बता दें कि जो हमारा फोन नंबर है स्टूडियो का, वो जिससे आप हमें कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, वो आप नोट कर लीजिए। वो है 011 जो कि हमारा एसटीडी कोड है दिल्ली का, और जो नंबर है 23421608। जी हाँ, 23421608 है हमारा फोन नंबर, और एसटीडी कोड है 011। और मैं फिर से बताना चाहूंगी कि आज का विषय है नए बाग लगाने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाने चाहिए। और हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर R.M. शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक, फल विज्ञान संभाग, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि जो नए बाग, जो विषय है हमारा, लगाना चाहते हैं, क्या करना होगा इस समय? देखिए, 2 तरह के बाग होते हैं। एक तो
जिनको हम पर्णपाती कहते हैं, जिनके पत्ते झड़ते हैं खास करके सर्दियों के दिनों में। और दूसरे तरह के बाग होते हैं सदाबहार फल वृक्ष, जिनके पत्ते हमेशा उन पर लगे रहते हैं। तो सदाबहार फल वृक्ष के लगाने का सबसे उत्तम समय जो माना जाता है वो होता है जुलाई और अगस्त का महीना, क्योंकि वातावरण में पर्याप्त नमी रहती है और जमीन में भी पर्याप्त नमी रहती है, तो हमारे पौधों की जो मृत्यु दर है वो कम रहती है। हालांकि जो सदाबहार फल वृक्ष होते हैं इनका रोपण हम फरवरी और मार्च में भी कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त एक समस्या यही आती है कि अगर आपके पास सिंचाई का समुचित साधन नहीं है तो मार्च के बाद दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ता है, और अगर आप गलती से कहीं उसमें पानी देना भूल जाते हैं एक आध दिन, तो हमारे जो पौधे हैं वो मर जाते हैं, तो उसमें मृत्यु दर बढ़ जाती है। अन्यथा ये लगाने के 2 समय हैं, या तो वो फरवरी और मार्च में लगा सकते हैं या जुलाई और अगस्त में लगाएं। तो जुलाई और अगस्त में अगर आप लगाते हैं तो आपकी जो मृत्यु दर है वो बहुत कम हो जाती है और ज़्यादा पौधे आपको दोबारा से उसमें गैप फिलिंग के लिए नहीं जाना पड़ता। तो क्योंकि जुलाई अगस्त में जो काम करना है तो उसकी तैयारी जो है हम अगर इसी महीने से आरंभ करें तो जो भी हमारा गृह कार्य जिसको हम होमवर्क कहते हैं वो कार्य हमारा पौधे लगाने से पूर्व पूरा होना चाहिए। क्योंकि हमारे किसान भाई गलती करते हैं कि पहले पौधा खरीद लेते हैं फिर सोचते हैं कि कहाँ लगाना है। जरूरी नहीं कि आप बाग लगाएं, मान लो आप 2 पौधे अपने किचन गार्डन में ही लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप जब पौधा आप लाएं उससे पहले आपका पूरा कार्य पूरा होना चाहिए। बस पौधा लाएं और तुरंत ही उसको लगा दें, तब आपका पौधा जल्दी बढ़ेगा और स्वस्थ रहेगा। जी बिल्कुल नीलम, तो सबसे पहले बात रही कि हम पौधे की वैरायटी पे बात करें, हम पौधों के बारे में जानें। उससे पहले डॉक्टर साहब का इशारा भी है और बात ठीक भी है कि हम क्रमागत तरीके ही यदि करेंगे तो दिमाग में एक सोच रहेगी। तो सबसे पहले हमें जमीन तैयार करनी है, हमें भूमि तैयार करनी है। तो किस प्रकार की जमीन जो है वो अच्छी रहेगी नए बाग लगाने? हाँ, ये बहुत आवश्यक बात, क्योंकि जमीन हमारी किस तरह की है उसी तरह का फल वृक्ष हमें चुनना चाहिए। बिल्कुल। जैसे मैं बात करूं कि हमारा पूसा संस्थान या जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में है, वहां पे एक मृदा विज्ञान की एक लैब है जी। तो अच्छा है कि हमारे किसान भाई अगर अपनी मिट्टी का टेस्ट करवा लें और साथ ही साथ पानी का भी टेस्ट करवा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसे वहां पे उसका पीएच मान कितना है, हम कहते हैं कि 5.5 से 7 के बीच में अगर पीएच मान है तो हमारे ज्यादातर फल वृक्ष उसमें लगाए जा सकते। सबसे बड़ी जो मुख्य समस्या है वो है नमक की। जहां पानी में नमक रहता है या मिट्टी में नमक है तो वो एक समस्या पैदा कर सकता है। वहां पे हम आम, अमरूद और नींबू वर्गीय फल जैसे फल हमें वहां नहीं लगाने चाहिए। तो मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि वो मिट्टी और पानी की जांच अवश्य करा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और श्रोता भी हमसे जुड़ रहे हैं, आइए जानते हैं उनसे कि क्या सवाल है उनका। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। सर अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा जी पूछिए, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? जैसे वृक्षों की बात आज डॉक्टर साहब बता रहे हैं, जैसे सबसे पहले हम जो उसको लगाएंगे ताकि वो वृक्ष हमारा चले अच्छी तरह से, जड़ उसकी पकड़ ले, तो शुरुआत में हम किन बातों का ध्यान लगा के अपना वृक्ष लगाएं ताकि जो वृक्ष हमेशा हरा भरा रहे और बड़ा होता रहे। इसके विषय में क्या जानकारी डॉक्टर साहब? एक चीज तो हमने अभी आपको बताई कि आप मिट्टी और पानी का टेस्ट जरूर करवा लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पौधा हमारा स्वस्थ होता है लेकिन जब हम उसमें नमक वाला पानी देना शुरू करते हैं तो उसमें दिक्कत आ जाती है। जैसे आम की हम अगर बात करें तो आम हो गया, अंगूर है, नींबू वर्गीय फल है, ये जो नमक है उसके लिए बहुत ही सेंसिटिव प्लांट माने जाते हैं, जल्दी मर जाते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके क्षेत्र में नमक की प्रॉब्लम है और आपने बाग लगा दिया है तो कृपया उसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स न डालें, बेहतर है वहाँ पोटेशियम सल्फेट आप डालें। अब आपने बात की कि हम किस तरह से उसकी तैयारी करें, तो सबसे आवश्यक बात यह है कि इन सारी टेस्टिंग के बाद हमें कम से कम जून के प्रथम सप्ताह में जो गड्ढा है वो 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर इतना गहरा गड्ढा खोदना चाहिए, और बाग आप किसका लगा रहे हैं और उतनी दूरी पर खोदना चाहिए। तो पहले पेपर प्लान आप करें कि हमें ये बाग लगाना है, ये प्रजाति लगानी है, उसकी इतनी दूरी होगी, उसके हिसाब से आप उसका अगर लेआउट प्लान करेंगे तो लेआउट प्लान करने के बाद आप जो गड्ढे की खुदाई है वो लगभग 8 से 10 जून के बीच में जरूर कर लें, और खुदाई करने के बाद उसको कम से कम 15 से 20 दिन बिल्कुल धूप लगने दें उस गड्ढे को। तो उसमें अगर दीमक की समस्या है या दूसरे कीड़े मकोड़े हैं या कोई फंगस है, कुछ बीमारी के जो है अवशेष उसमें हैं, तो आपका पौधा उससे अफेक्ट ना हो। तो इसलिए बेहतर है कि 15 दिन तक आप उसको अगर खुला छोड़ देंगे, मिट्टी आप बाहर निकाल के रख दें और उसमें खुली धूप लगने दें। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि आपके क्षेत्र में दीमक की समस्या है तो क्लोरपाइरिफॉस नामक दवाई जो है वो 2 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल के अपना गड्ढे को भी उपचारित कर लें और बाहर जो मिट्टी पड़ी है उसको भी उपचारित कर लें। इसके बाद उस मिट्टी में 50 से 60 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, या अगर बर्मी कंपोस्ट है तो थोड़ा कम भी ले सकते हैं आप, लेकिन वो पूरी तरह सड़ा हुआ होना चाहिए। और अगर वो सड़ा हुआ नहीं है तो दूसरे कीड़े और दूसरे बीमारियों को वो जन्म देगा। तो पूरी तरह सड़ा हुआ
इसका एक मिक्सचर बना के आप उस गड्ढे को जब भर दें तब आप पौधा उसमें लगाएं। और अगर इस तरह से आप सही गड्ढा करते हैं तो निश्चयी तौर पे 3 या 4 साल में पौधा आपसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसका जड़ विकास इतना अच्छा होगा उस अच्छे गड्ढे की वजह से और गोबर की खाद की वजह से कि वो चौथे साल में आपको उपज देना आरंभ कर देगा। डॉक्टर साहब, एक अन्य श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। सर, अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। गाजियाबाद से आशीष कुमार बात कर रहा हूँ। जी आशीष जी, प्रश्न पूछिए। जैसे ये पपीता का पेड़ लगाओ तो कभी कुछ ऐसा होता है कि किसी पपीते में फल आते हैं तो किसी में जो है नहीं आते हैं, तो इस बार इसका कैसे हम मतलब जान पाए कि किस पेड़ में फल आएंगे कि नहीं आएंगे, कैसे इसका हम वो कर सकते हैं? आशीष जी, ऐसा है कि पपीता एक ऐसा फल है जिसको हम पॉलीगेमस एक टर्म होता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन पे मादा फल आते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं सिर्फ नर फल आते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन पे नर मादा दोनों तरह के। तो जो डायोसियस टाइप की प्रजातियां हैं उन पे क्या होता है कि या तो नर आएगा या मादा आएगा। अब आपने जो पौधा लगाया, मान लो आपने 3 पौधे ही लगाए, पता चला सारे नर निकल गए या सारे मादा निकल गए, तो उसमें परागण की बहुत बड़ी समस्या होती है। इसलिए आप कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनको हम गायनोडायोसियस प्रजातियां कहते हैं, उनमें दोनों तरह के फल आते, परफेक्ट फल भी आते हैं। तो जैसे रेड लेडी एक प्रजाति है, या हमारे पूसा संस्थान ने एक वैरायटी अभी हाल ही में विकसित की है, 1 महीने पहले ही वो रिलीज हुई है सेंट्रल वैरायटी लीज कमेटी से, पूसा पीत के नाम से। तो या तो आप रेड लेडी लगाएं या पूसा पीत लगाएं या कोई भी गायनोडायोसियस प्रजाति अगर आप लगाते हो तो आपको 100% फल उससे मिलेगा। अन्यथा जो डायोसियस प्रजातियां उनमें कम से कम एक गड्ढे में हम 3 बीज डालते हैं ताकि कम से कम हमें एक मादा उससे मिलने की संभावना बनी रहे। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पहले हमने मिट्टी पानी की जांच करवाना बहुत ज़रूरी है जो लोग नए बाग लगवाना चाहते हैं। उसके बाद है तैयारी कि क्या आप लगाना कौन सा फल चाहते हैं। बिल्कुल। और अभी बात हो रही थी प्रजातियों की, तो हम ये कैसे जो नए बाग लगाना चाहते हैं वो किस आधार पर प्रजातियों का चयन करें? देखिए, हर स्थान पे उन जो लोकल विश्वविद्यालय हैं या आईसीआर के रीजनल सेंटर्स हैं या कृषि विज्ञान केंद्र हैं, तो वो लोग उस स्थान के लिए उस वैरायटियों की संस्तुतियां करते हैं कि भाई ये हमारा क्षेत्र, जैसे अगर पूर्वी रीजन की हम बात करें तो जो है जैसे हिमसागर उनकी वैरायटी है या लंगड़ा है, वो वहाँ बहुत ज़्यादा चलती है। अगर आप गुजरात में चले जाएंगे तो वहाँ केसर जैसी प्रजातियां हैं। तो हर विश्वविद्यालय ने अपने क्षेत्र के लिए प्रजातियों की संस्तुति करके रखी हुई है। तो वो जो प्रजातियां उस क्षेत्र के लिए जिनकी संस्तुति है, हम किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि आप वही प्रजाति चुने जो आपके क्षेत्र के लिए रिकमेंड की गई है। ये सबसे आसान तरीका है वैरायटी चुनने का। जी डॉक्टर साहब, एक और श्रोता हमसे कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। सर, अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी जी धर्मवीर जी, स्वागत है, बोलिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे हमारे पास किचन गार्डन है, हाँ। तो ये जिज्ञासा ये है, काफी दिनों से सोचते हैं कि बताया जाता है कि एक बार कैल्शियम की भी जरूरत होती है पौधे को। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग अपने दवाइयों में कैल्शियम खाते हैं, तो वो कैल्शियम भी इसमें यूज हो सकता है? क्यों कई बार बताया जाता है कैल्शियम, तो हम कैल्शियम लेने मार्केट जाएंगे तो वहाँ से ना लाके ये कैल्शियम यूज हो सकता है? और एक चीज और उसमें डालने के लिए बताया जाता है कि नीम की खली, तो हम जो पेड़ पे नीम की खली जो होती है कच्ची ला के तो उबाल के या कैसे इसको हम लें तो जिससे कीड़े वगैरह भी ना आ पाए? देखिए, ऐसा है कि किचन गार्डन में नीम की खली या नीम का तेल, नीम के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन और नीम का तेल रेडीमेड मार्केट में आता भी और नीम की खली भी रेडीमेड मार्केट में मिल जाती है जो पौधों में यूज होती है। तो उसको आप, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम रखें। अब डिपेंड करता है कि आप गमले में आपने कोई चीज लगा रखी है या आपने जमीन में लगा रखी है, तो उसकी मात्रा कम से कम रखें, क्योंकि उनमें कुछ नीम ऑयल भी निकलता है जो ज़्यादा अगर कंसंट्रेशन उसकी सांद्रता ज़्यादा हो जाती तो पौधा मर भी सकता है। तो और जो आपने बात की आप कैल्शियम खाने की, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसमें गोबर की खाद देते हैं तो पर्याप्त कैल्शियम आपको उसी से मिल जाएगा। और जो आप खाते हैं उसकी डोज बहुत कम होती है पौधों के लिए, वो उसमें काम नहीं करेगी, क्योंकि वो ऐसी दवाई होनी चाहिए जो जमीन में जाके मिक्स हो जाए फिर पौधा उसको ले सके। और पौधा जो है कैल्शियम को हमेशा नहीं लेता है, वो फूल खिलने से पहले जो पानी वो लेता है ट्रांसपिरेशन, उसके थ्रू वो पहुंच जाता है। तो बेहतर है कि आप गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद पर्याप्त मात्रा में डालें, उसमें ज़्यादातर माइक्रोन्यूट्रिएंट, कैल्शियम, जिंक, मैंगनीज, मैग्नीशियम सारा कुछ मिल जाता है उससे। डॉक्टर साहब, लोगों की भागीदारी हमसे बढ़ रही है, जुड़ रहे हैं लोग हमसे, अच्छा लग रहा है हमें। और एक और श्रोता लाइन पर है। हेलो जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। सर, अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। मैं सुखवीर बोल रहा हूँ जी, दिल्ली। जी मैंने नींबू का पेड़ लगाया था और वो जब पेड़ था उसमें 2-3 नींबू लगे हुए थे जी। जी। और अब तो जी 3 साल हो गए उसमें कोई
कोई नहीं लगता है। अच्छा, ये कौन सा आपने कागजी नींबू लगाया है कि लेमन लगाया हुआ है? लेमन जी। लेमन जो जिसमें बगैर कांटे का होता है, चौड़ी पत्ती वाला। हाँ जी। हाँ, देखिए ऐसा है कि जमीन में आपने लगा रखा है? हाँ जी, जमीन में लगा है। देखिए ऐसा है कि फूल उस पर अच्छे आते हैं? फूल आते हैं पर टूट जाते हैं। हाँ, तो देखिए उस फूल गिरने के कई कारण हैं। एक तो ये है कि वो पौधा पूरी तरह धूप में रहना चाहिए, और जो जब दिसंबर जनवरी का महीना आए, अगर वो पूरा विकसित प्लांट है तो उसमें कम से कम आप जो है 12 से 15 किलो या 20 किलो तक अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद उसमें मिक्स करें, ठीक है। और जो फूल खिलेंगे उसमें 2 टाइम पे फूल खिलते, एक तो वो खिलेंगे आपको जिनकी फलत आपको मिलेगी जाके जुलाई अगस्त के महीने में, और दूसरे फूल जो क्योंकि उस पर फूल खिलते रहते हैं, और अगली फसल आपको नवंबर से जनवरी के बीच में मिलती है। तो इसमें क्या है कि आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का विशेष ख्याल रखें और ज्यादा पानी न रखें, और पौधे पर छाया नहीं रहनी चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रहेगा तो उस पर फल लगेंगे। अगर वो उसमें पहली बार फलत आई तो परेशान ना हो, उसमें अब आगे से अच्छी फलत जो है बढ़ती चली जाएगी। लेकिन छाया नहीं रहे, पानी ज्यादा न दें, जितनी नमी आवश्यक है उतना ही दें, और दिसंबर जनवरी के महीने में उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद 20 किलो के आसपास जरूर डालें। धन्यवाद आपका। आइए जानते हैं कि दूसरे श्रोता हमसे क्या पूछना चाहते हैं। हेलो, कानपुर से लोग बात कर रहे हैं जी बोलिए। अमरूद का बाग लगाने पर कितनी होनी चाहिए, और अमरूद के पेड़ अगर लगाएं तो इसका मतलब रख रखाव भी कैसा रहे ताकि बाग अच्छी तरह तैयार हो सके अमरूद? देखिए, कानपुर के क्षेत्र में अगर आप बाग अमरूद का लगाना चाहते हैं तो अमरूद के पौधे 2 तरह के होते हैं, या तो वो गुटी से तैयार होते हैं या फिर वो प्योंदी होते हैं। दोनों ही ठीक है। अगर आपको प्योंदी पौधा मिल जाता तो बहुत अच्छा, और आप भाग्य से आपके नजदीक ही रहमान खेड़ा जो लखनऊ में हो, वहां पे हमारा बहुत बड़ा भारतीय कृषि संस्थान परिषद का जो सेंटर है रहमान खेड़ा में, बहुत बड़ा आम और अमरूद पे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक तो ये है कि अगर आप ट्रेडिशनल पद्धति में लगाना चाहते हैं तो हम 4.5 से 5 मीटर की दूरी पे लगाते हैं अमरूद का पौधा, और अगर आप हाई डेंसिटी में जाना चाहते हैं, अगर आप उसमें प्रूनिंग कर सकते हैं क्योंकि वो बड़ा इंटेंसिव काम होता है, तो फिर आप उसको 2 से 3 मीटर की दूरी पर भी अमरूद को लगा सकते हैं। और जो प्रजातियां की जहां तक बात है, प्रजातियों में आप लखनऊ 49, इलाहाबाद सफेदा, ये 2 प्रजातियां उस स्थान के लिए बहुत अच्छी। इसके अलावा कुछ प्रजातियां जैसे ललित लाल गूदे की जो हमारे लखनऊ संस्थान ने विकसित कर रखी है, इसी तरह से पूसा आरुसी हमारे पूसा संस्थान ने विकसित कर रखी है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं उस प्रजाति को। तो अच्छी प्रजाति के फल आप लगाएं, और आप पे निर्भर करेगा कि अगर आप हाई डेंसिटी में जाएंगे तो 3 बाई 3 मीटर पर भी लगा सकते हैं, और आप ट्रेडिशनल पद्धति में जाना चाहते हैं तो 4.5 से 5 मीटर की सही गड्ढा करके, सही जून के महीने में गड्ढा करके आप जुलाई में पौधा लगाएं भर के, तो वो बहुत अच्छा रहेगा और वो लंबे समय तक चलेगा। जी डॉक्टर साहब, मुरादाबाद से एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो, नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। जी सर नमस्कार, मैं सत्यम पाल बात कर रहा हूँ मुरादाबाद से। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मैं जानना चाहता हूँ, हमारे घर में एक आड़ू का पेड़ है, तो उसकी जो पत्तियां है ना वो मतलब सिकुड़ सी गई हैं, और उसके अलावा जो फल आता है वो एकदम एंड पॉइंट से ना मतलब सड़ना सा शुरू हो जाता है वो। देखिए, 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तो आड़ू की आप छटाई बहुत रेगुलरली करें जनवरी के महीने में, कि किसी विशेषज्ञ की राय लेके करें उसकी प्रजनन में कैसे छटाई करनी है, पहली चीज। तो इससे क्या होगा कि हमें उसमें जो फ्रूटिंग वर्ड है वो मेंटेन करनी पड़ती है। अगर आप नहीं करेंगे तो 2-3 साल के बाद बहुत हल्का फुल्का उसमें से आएगा, ठीक है। दूसरी चीज, आपने जो पत्ते सिकुड़ने की बात की, 2 समस्याएं हैं। अगर पत्ता जो है फूल खिलने के टाइम ही सिकुड़ रहा है तो वो उसमें एफिड नाम का कीड़ा आ रहा है, जो सरसों पे आता है वही उस पे आता है, क्योंकि फूल खिलने का समय आड़ू का और सरसों का लगभग एक जैसा होता है, फरवरी के आसपास। तो अगर उस वक्त पत्ते सिकुड़ रहे हैं तो उस जो है वो एफिड है। उसके लिए रोगर जैसी दवाइयां आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मिथाइल डाइमेथोएट यूज कर सकते हैं, कोई भी सकिंग पेस्ट के लिए कुछ भी रोगर वगैरह लेके आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उस वक्त आता है। और उसके बाद अगर पत्ता मोटा हो जाता है लाल होके और फिर सिकुड़ता है तो वो फंगस है, वो टेफ्राइना है, तो उसके लिए आपको फंगस यूज करनी पड़ेगी। तो फिलहाल अपने पत्ते की जांच नजदीक के केवीके को दिखा लें। अगर वो कीड़ा है तो उस पर कीटनाशक का स्प्रे होगा, और अगर वो पत्ता मोटा होके फ्लैशी होके अगर सिकुड़ रहा है तो उसमें फंगस है तो उस पर फंजीसाइड का स्प्रे आप करेंगे। शुक्रिया आपका। जानते हैं कि दूसरे श्रोता जो हमसे क्या पूछना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार सर, मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। पूछें क्या पूछना चाहते हैं नए बाग के विषय में। सर, मेरे पास 5 नींबू का पेड़ है, फल लगता है, फुलाता है, फिर झड़ जाता है। सर इसके लिए क्या किया जाए? नींबू में आपने कौन सा वाला लगाया, कांटे वाला लगाया कि बगैर कांटे वाला लगाया? कांटा वाला। कांटे वाला। तो एक तो ऐसा है कि जो पौधे सूख जाते हैं उनमें मुख्य वजह होती है फाइटोप्थोरा गलन। उसके लिए पानी कंट्रोल रखें
और ऐसे पौधे जिनके पत्ते पीले पड़ रहे हैं उनमें रिडोमिल गोल्ड नामक दवाई आती है, 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के उसकी जड़ में डाली जाती है। तो काफी, अगर पौधे बड़े हैं तो उनमें कम से कम 15 से 20 लीटर सॉल्यूशन आप डालें उसकी जड़ में। तो उससे क्या होगा कि जो फाइटोप्थोरा गलन की समस्या है वो कंट्रोल हो जाएगी, बाकी पौधों में नहीं जाएगी। और कोशिश करें कि एक पौधे का पानी दूसरे पौधे में न जाए, ठीक है। जहां तक झड़ने की बात है, उसमें आप सड़ी हुई गोबर की खाद दिसंबर जनवरी के महीने में जरूर डालें। अगर जो शाखाएं सूख रही हैं उनकी प्रूनिंग करें दिसंबर जनवरी के महीने में। और फल लगने के बाद मार्च के महीने में आप 600 ग्राम नाइट्रोजन, 400 ग्राम फास्फोरस और 400 ग्राम पोटास, इसका मिक्सचर बना के आप मार्च के महीने में डालें और उसके बाद तुरंत पानी लगा दें। तो इससे अगर पौधे में जान है तो वो उसमें फल उतने नहीं गिरेंगे। और जो फूल 15 फरवरी के बाद खिलते हैं प्रायः लाइम में गिर जाते हैं क्योंकि उनमें मादा नहीं होती, गायब हो जाती है। तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 15 फरवरी से पहले जो फूल खिलेंगे उन पर भी फल लगते हैं और फिर उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त जब भी फूल खिलेंगे उस पर फल आएंगे। लेकिन उसकी डाइट का और उसमें पर्याप्त नमी का बहुत ख्याल रखें। जी डॉक्टर साहब, तो ये तो वही जवाब रहा हमारे श्रोताओं का, लेकिन कार्यक्रम में बने रहेंगे इस संदेश के बाद। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। किसान की बात कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और चल रहा है हमारा कार्यक्रम नए बाग लगाने के लिए क्या जरूरी काम हमको करने। और हमारे साथ हैं डॉक्टर RM शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक, फल विज्ञान संभाग से। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि कैसे हमें प्रजातियों का चुनाव करना है कि वो अपने जिला के जो उद्यान अधिकारी हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। जो नए युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, बाग लगाना चाहते हैं, इसमें रोजगार की संभावना तलाश रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बागवानी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है भारत सरकार के लिए भी, क्योंकि हम एक अच्छी खासी तादाद में हमारा फल भी एक्सपोर्ट होता है। हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो 40,000 करोड़ के आसपास हमारा एक्सपोर्ट होता है जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नए लोग हैं जो आना चाहते हैं बागवानी के क्षेत्र में, तो वो ऐसी जमीनें जहां पे वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उन जमीनों का उपयोग भी फल वृक्षों के लिए वो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गड्ढे की मिट्टी को आपको मैनिपुलेट करना है। तो ऐसी जमीनें जिनको वो प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं उन जमीनों का भी इस्तेमाल करें। और जो भी फल वृक्ष हैं उस क्षेत्र के लिए, चाहे वो बेर है, आम है, अमरूद है, नींबू बर्गी फल हैं, लीची है, जो भी उस क्षेत्र के लिए सूटेबल फल हैं उनको वो जरूर लगाएं। और लगाने के साथ जो है अगर वो उसकी थोड़े दिन केयर करते हैं तो आपका बाग बन के तैयार हो जाता है। और इसमें अच्छी बात यह है कि एक बार लगाने से आपकी जो इनकम है वो परमानेंट हो जाती है, कि आप फूल खिलते टाइम ही बहुत सारे हमारे बागवान भाई हैं जो उसको नीलामी कर देते हैं और उनको एक मुश्त रकम मिल जाती है। इसके साथ साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो ऐसे किसान भाई जिनके पास जमीन कम है और वो चाहते हैं कि हम आम अमरूद में लगा देंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि जब बाग छोटे होते हैं तो उनमें आप सब्जी, दाल वाली फसलें आप खुल के लगाएं। उससे क्या होगा, दाल वाली फसलें अगर आप लगाते हैं तो उसकी खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है और आपको अतिरिक्त आय भी उस समय में होती है जब बाग आपको कुछ नहीं दे रहा हो। जी 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 जी। और जैसे मान लीजिए किसी युवा ने ऐसा सोचा तो उसे क्या सहायता मिलेगी आपके कृषि विज्ञान केंद्रों से, पूसा से या किसी और प्रशिक्षण संस्थान से? देखिए, जो R&D इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, KVK हो या ICR के रिसर्च सेंटर्स हो, हम लोगों का काम है टेक्निक का डेवलपमेंट, तकनीकी का विकास और उसका ट्रांसफर। अब जहां तक जो आपने सहायता की बात की है, तकनीकी सहायता आपको इन इंस्टीट्यूशन से मिल सकती है। इसके अलावा जो MIDH चल रहा है, मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसमें कुछ सब्सिडीज देते हैं नए बागों पे एस्टेब्लिश करने के लिए, पौधे खरीदने पे, गड्ढे खोदने पे, उसमें टपक सिंचाई का अगर आप यंत्र लगाना चाहते हैं, ड्रिप इरिगेशन का, उस पर भी कुछ है। तो उसके लिए मैं उन किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि वो अपने नजदीकी जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करें। उनके पास फंड्स की जो अवेलेबिलिटी है
उस अगर मिशन में, तो उनको जरूर ही सब्सिडी दी जाती है, ताकि उनको प्रमोट किया जाता है कि आप ताकि उद्यान की फसलें लगाएं, ताकि फसलों में विविधीकरण आए, जो सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम भी है। तो नीलम भाई, कार्यक्रम का तो विषय ऐसा है कि लगातार कितनी ही बात करते चले जाएं, हमारे श्रोताओं के कॉल्स आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम नए बाग की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो हम देख रहे हैं, आम के बाग हैं, नाशपाती हैं, लीची हैं, आड़ू हैं, सब जो है इन पे फल आ रहे। तो ऐसे में उन हमारे किसान भाइयों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि जो फल उन पौधों पर रुके, अधिकतम उत्पादन उन्हें मिल सके? चलते चलते आप 1 मिनट में देखिए, अब जो मई और जून का जो महीना होता है उसमें तापमान बहुत ज्यादा रहता है, तो सबसे आवश्यक बात यह है कि उसमें जल प्रबंधन बहुत आवश्यक है। अगर आप नमी पर्याप्त रखेंगे, बहुत ज्यादा नमी न रखें, नहीं तो उसमें दिक्कत हो जाती है, कभी रूट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो समय पर जो पानी की जरूरत है, नमी उसमें संरक्षित रखें पर्याप्त, तो साथ ही साथ जो खरपतवार हैं उनका नियंत्रण रखें। और जुलाई के बाद जब उसमें कीड़े या दूसरी बीमारियां आना शुरू होती हैं, तो फिर उसका प्रबंधन अलग होगा। लेकिन फिलहाल वो जून के अंत तक, जब तक बारिश शुरू नहीं हो जाती, तब तक वो उसमें जल प्रबंधन का विशेष ध्यान रखें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा उपज मिल सके। तो बिल्कुल, ये तो भाई रही बात हमारे ऐसे श्रोताओं के लिए कि जिस इस समय बागों में हैं और भाई अपने फलदार वृक्षों को रखा भी रहे हैं, बाग हमारे जो बिके हुए भी हैं, कुछ फलों को इन्होंने नीलामी कर चुके होंगे, लेकिन आवश्यकता है उनके लिए भी कि वो उनका रखरखाव अच्छे से करें, ताकि उन्हें अच्छा उत्पादन मिले, हमारे आने वाली पीढ़ी को हम कुछ ऐसा दे पाएं जिसकी आवश्यकताएं हैं। साथियों, कार्यक्रम किसान की बात का उद्देश्य तभी सफल होता नजर आता है कि जब हमारे द्वारा, हमारे विशेषज्ञों के द्वारा बताई गई बातों का आप अपनी कृषि में प्रयोग करते हैं, अच्छा उत्पादन लेते हैं, और हमारी जो फुलवारी है, खेत खलियान है, वो खिलखिलाते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत आभार। और तो हमें भी अनुमति दीजिएगा, आपसे लेते हैं विदा। कार्यक्रम किसान की बात सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।